हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 में। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है अगर किसी सरफेस पर चार्ज इस तरह से फैला हुआ है कि दो चार्ज के बीच में कोई भी स्पेस लेफ्ट नहीं है और चार्ज पूरी तरह से एक यूनिफॉर्म मैनर में फैला है, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बट मैं जो बोल रहा हूँ कि दो चार्ज के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, वो केवल तभी पॉसिबल है जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे ना, तो दो चार्ज के बीच में भी बहुत सारा स्पेस खाली होगा। तो हम जो बोलते हैं कि चार्ज पूरी तरह से फैला हुआ है, कहीं भी कोई गैप नहीं है, तो उसका मतलब होता है वो कौन से लेवल पर है बेटा, मैक्रोस्कोपिक। क्योंकि माइक्रोस्कोप से तो हम बहुत छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट के बीच में भी गैप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड on a surface at macroscopic level, then such distribution is called continuous, is known as continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप का होता है। उसमें पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, चार्ज किसी लाइन पर यूनिफॉर्मली फैला होता है, इस पर हर जगह इक्वल चार्ज फैला होगा पूरी तरह से यूनिफॉर्मली पूरी लेंथ पर। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब की बार चार्ज कहां पे फैला होगा बेटा, किसी सरफेस पर फैला होगा यूनिफॉर्मली इस टाइप से। तीसरा होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें चार्ज होता है पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस तरह से हम चार्ज को 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बेस पर चार्ज की डेंसिटी भी 3 टाइप्स की होती है। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन, डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो बेटा इसमें है फर्स्ट वन लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका बेटा देखो मतलब क्या है, अगर चार्ज किसी लाइन पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा कहते हैं। तो इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो पहले तो हम ये बोलेंगे यहां पर, इफ चार्ज इज uniformly distributed over a line, then linear charge density, linear charge density is defined as charge per unit लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, सपोज करो इस लेंथ पर चार्ज पूरी तरह से यूनिफॉर्मली फैला हुआ है और इसकी यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। इट मींस यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा मौजूद है। तो बेटा देखो, मैंने इसका एक बहुत छोटा सा सेक्शन लिया है, छोटा सा सेक्शन है इसका। इस सेक्शन की लेंथ अगर dl है तो हम कह सकते हैं, और इस पर चार्ज कितना है, dq है। तो यहाँ के हिसाब से हमारा जो लैम्डा आएगा उसका मतलब क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज कितना मौजूद है बेटा, डी क्यू, कितनी लेंथ पर है, डी एल पर।
तो यूनिट लेंथ का क्या होगा, dq अपॉन dl, जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और बेटा यहाँ पे अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ तो यूनिट होगी इसकी कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, जो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिग्मा से। तो इसमें होगा इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी is defined as charge per unit surface area। तो बेटा अब की बार हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, एरिया। अब की बार माना कि ये कोई एरिया था, इस पूरे एरिया में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज ही मान लिया मैंने। अगर मैं एक छोटा सा सेक्शन लूँ इसका, इस छोटे से सेक्शन का एरिया अगर मैंने ds माना और इस पर चार्ज क्या है बेटा, dq है, और इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितनी थी, सिग्मा थी। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज पर सरफेस एरिया है, तब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, वो क्या होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो dq चार्ज ds एरिया पड़ता, तो यूनिट पे क्या होगा, dq अपॉन ds। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और एरिया की होगी पर मीटर स्क्वायर। तो ये था सारा कुछ हमारा किसके बारे में, सेकेंड टाइप सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स हम तीसरी डेंसिटी की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थर्ड टाइप है ये, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वॉल्यूम, इन अ वॉल्यूम, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटे अब की बार हम किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं। सपोज करो मैंने कोई वॉल्यूम ले रखा है, इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में। छोटा सा हमने इसका बेटा एरिया लिया इस टाइप से। इस स्मॉल एरिया में अगर मैंने माना बेटा चार्ज कितना है, dq है, और इसका वॉल्यूम कितना है, dv है, तो इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको हम रो कह रहे हैं, तो वो क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा किसी सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उनके टोटल नंबर को उस सरफेस से लिंक बेटा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे मान लिया ये सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास हो रही है ना, नॉर्मली जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से। और बेटा मैंने इसका एरिया क्या मान रखा है, सरफेस का एरिया बेटा मैं ले लिया एस एरिया इसका है ना, एरिया एस। और इसमें जो एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है बेटा, यहाँ पे एन के एरिया वेक्टर को बता रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एन कैप मींस एरिया वेक्टर बेटा, इनमें कितना एंगल बन रहा है, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे सेम है। तो मैंने बताया किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सरफेस, लिंक्ड विद अ सरफेस is defined as the total number of electric field lines crossing the surface in perpendicular direction. Okay students, it is represented by phi E for electric. Okay students, and its unit is न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बेटा क्लियर हो जाएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे।
तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में क्या होगा, जरा ध्यान से समझो। मैंने आपको पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज कराई थी बेटा, वहां पर आया था एक टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर क्या होगा, या इट मीन्स उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो मैंने बताया था उस पॉइंट के सराउंडिंग में यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फील्ड लाइंस क्रॉस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक, वो जो हमारा पॉइंट था उस पॉइंट के चारों तरफ क्या बोला जाएगा, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी बेटा, किसी पॉइंट पर उसके चारों तरफ यूनिट एरिया से क्रॉस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब जरा ध्यान से देखो, अगर यूनिट एरिया से बेटा ई फील्ड लाइंस जा रही थी, क्योंकि ई बताता है यूनिट एरिया से जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, बट बेटा मुझे तो एस एरिया से चाहिए। जब यूनिट एरिया से ई जा रही है तो बेटा एस से कितनी जाएंगी, ई इंटू एस। तो ये हो जाएगा सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, इसकी मीटर स्क्वायर होगी एरिया की, तो क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हम इसके कुछ केसेस की बात करते हैं। मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करके जानी चाहिए। अगर ना जाए परपेंडिकुलर तो क्या होगा बेटा, तो बेटा वही केस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज करो ये हमारी सरफेस थी जिसका एरिया बेटा क्या है हमारा, एस है एरिया सरफेस का, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब की बार बेटा मैं परपेंडिकुलर नहीं ले रहा, ऐसे ले रहा हूँ, थोड़ी सी स्लेंट है, ऐसे ऐसे क्रॉस हो रही है सरफेस के साथ कोई एंगल बनाते हुए, है ना, इस टाइप से। और बेटा सरफेस का नॉर्मल तो हमारा सेम ऐसे रहेगा। तो बेटा अब की बार नॉर्मल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रही है इस तरह से, इनके बीच का एंगल बेटा अब की बार कितना है, थीटा। लेकिन हमारा बेटा डिफाइन वही रहेगा, हमें उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फाइंड करना है जो सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रही है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, तो बेटा इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये नॉर्मल हो गया, एक पैरेलल हो गया। पैरेलल वाला तो क्रॉस कर नहीं रहा तो उसको तो मैं काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे इसका कंपोनेंट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ई परपेंडिकुलर, तो बेटा वो हो जाएगा यहाँ के हिसाब से ई कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं इफ नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू सरफेस, इट मीन सरफेस का जो परपेंडिकुलर है, मेक्स एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस। तो बेटा इस सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ के केस के हिसाब से बात करें तो बेटा फाई, आपको पता है हमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सरफेस पर कैसा था, परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस चाहिए। इनटू बेटा एरिया क्या है, एस है, तो ई परपेंडिकुलर कौन है बेटा यहाँ पे, ई कॉस थीटा, इनटू में एस, एस को हम लिख सकते हैं ई एस कॉस थीटा। बेटा आप जानते हो ए बी कॉस थीटा क्या होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा ये ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट हमेशा कहाँ पे आता है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से हमें पता पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके बेटा, तो बेटा ये स्केलर क्वांटिटी होगी। अब बेटा इसमें केस सेकंड की बात करते हैं। केस फर्स्ट था तो यहां तक आप पॉज करके नोट डाउन करो। अब बेटा केस सेकंड पर आते हैं हम। तो केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड बेटा मैंने सरफेस को इरेगुलर टाइप का मान रखा है बेटा, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बेटा फिक्स ले रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की तरफ है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके सारे में। तो बेटा अब बताओ मुझे पूरी सरफेस से लिंक फ्लक्स निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सरफेस के छोटे छोटे मुझे टुकड़े लेने पड़ेंगे। मान लीजिए मैंने ये टुकड़ा लिया, इस टुकड़े का मुझे पता है बेटा एन कैप हमेशा बाहर की तरफ होता है परपेंडिकुलर, ये कौन हो गया एन कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इधर की तरफ था, तो बेटा एंगल कौन सा बना इनके बीच में, ये वाला एंगल बना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, थीटा वन। मैंने एक पॉइंट बेटा यहाँ ले लिया, तो एन कैप कहाँ होगा बेटा, बाहर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बेटा, इधर की तरफ है, तो अब की बार बेटा एंगल ये होगा, थीटा टू हो गया। अगर मैं बेटा यहाँ पे लेता, एन कैप कहाँ होता बेटा, बाहर की तरफ होता। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना फिक्स है, इधर की तरफ है, तो बेटा एंगल क्या होता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं सरफेस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, उन सब के लिए बेटा हमें फ्लक्स निकालना है, सबको ऐड करना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉर एन इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
तो बेटा यहाँ पे अगर मैं फाई की बात करूँ तो मुझे हर छोटे छोटे एलिमेंट के फ्लक्स को बेटा ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले पॉइंट के लिए इसके एरिया को बेटा मैंने मान लिया भाई एरिया कितना है हमारा ds1, यहाँ एरिया क्या है बेटा ds2, ds3, ऐसे बेटा मैं एरिया लेते जा रहा हूँ, सबको ऐड करता जा रहा हूँ। तो यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले के हिसाब से ई ds1 cos θ1, ऐसा अगला क्या आएगा बेटा ई ds2 cos θ2 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक है, मैंने मान लिया भाई अप टू, ऐसे बेटा मैं इन्फिनिटी तक कर रहा हूँ। तो आपको याद होगा जब हम इनफाइनाइट तक छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐड करते हैं तो बेटा वो सारा काम हमारा कौन करता है, इंटीग्रेशन करता है। तो बेटा इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ई, मैं 1 2 नहीं लिख रहा, मैं सिंपल लिख रहा हूँ ds मैं cos θ1 cos θ2 ऐसे मेरा क्या लिख रहा हूँ cos θ। तो बेटा ये क्या बना, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो बेटा हमारा फ्लक्स का ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर बेटा सरफेस क्लोज होती है, क्लोज सरफेस का मतलब होता है जिसमें से एयर भी बाहर ना जा सके, इट मींस कोई भी ओपनिंग ना हो। तो ये लिख रहा हूं मैं फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। बेटा क्लोज सरफेस की अगर मैं बात करूंगा तो क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या आएगा हमारा, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो मैं इस तरह से बेटा 3-4 केस पढ़े। पहले में अगर नॉर्मली जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो फ्लक्स क्या होगा es, कोई एंगल बना रहा हो अगर एन कैप के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड es cos θ। अगर बेटा सरफेस इरेगुलर टाइप की हो, हमें हर छोटे छोटे एलिमेंट के लिए फ्लक्स निकाल के सबको ऐड करना है, तो बेटा फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर सरफेस क्लोज है तो बेटा यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, क्वेश्चन 1.15 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा था 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड है और कौन सी डायरेक्शन में, एक्स में। अब आपको बेटा एक स्क्वायर दे रखा था जो बाई जेड प्लेन में था। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है तो बाई जेड प्लेन क्या होगा बेटा, एक्स के परपेंडिकुलर, इस तरह से। तो अगर स्क्वायर बाई जेड प्लेन में है तो बताओ इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स जाएगा। तो आप देख पा रहे हो उधर कोई एन कैप है, उधर कोई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जस्ट थीटा हमारा कितना है, 0। तो बेटा हम फ्लक्स का फॉर्मूला क्या जानते थे, E इंटू एस इंटू में cos थीटा। तो बेटा E तो हमारा कितना है मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻³। एरिया बेटा ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो बेटा साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू में cos 0 डिग्री। बेटा cos 0 तो 1 होता है, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा हमारा, यहाँ से 10 की पावर -1 स्क्वायर से -2, तो बेटा 10 बचेगा खाली 1, तो ये आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वही बेटा इसके बी पार्ट में क्या बोला है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एरिया वेक्टर है स्क्वायर का वो 60 डिग्री पर है, इट मींस नॉर्मल टू स्क्वायर, स्क्वायर का जो परपेंडिकुलर है वो एक्स डायरेक्शन बोलूं मैं, आई कैप मींस एक्स डायरेक्शन, या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं उससे 60 डिग्री पर है। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो थीटा हो गया 60 डिग्री हो गया। तो बेटा अब फिर फ्लक्स पूछा है तो अपना वही फॉर्मूला ES cos, बस बेटा यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 60, बाकी चीजें सेम है, 3 × 10⁻³ इंटू में एरिया वही साइड 10 × 10⁻² का स्क्वायर इंटू में cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2। तो बेटा अगर देखें हम तो 1/2 हो जाएगा ऊपर के हिसाब से, तो ये आंसर आएगा हमारा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बेटा इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।